और मेरे भाई फाड़ो अलग स्केल पे। दो सेलिब्रिटीज हैं, शायद एक सेलिब्रिटी मुझे नहीं पता, बट ये क्रिकेटर है। मैं देखा हूँ दिस इज एवरीवेयर। एंड रूमर फैक्ट्री में यू कैन सी, सिंपल एक पोस्ट पढ़ो, मैरिज इज एक्चुअली स्कैरी दिस जनरेशन। सी दिस इज द थिंग जिसको हमें एड्रेस करना है एज थिंकर्स। और मैं चाहता हूँ आप सब जितने लोग एटलीस्ट मुझे देखते हैं और चाहते हैं अपने दिमाग से भी हम सब बहुत भयंकर लेवल पे थिंकर्स बने, मी इंक्लूडिंग, मैं भी उसी पथ पे हूँ। हम कोई डिफरेंट नहीं एक दूसरे से, हम हमेशा इस पथ पे चलते रहेंगे और बेटर थिंकर बनते रहेंगे। और बेटर थिंकिंग से हमारी जिंदगी बेहतर होगी क्योंकि हम बेटर डिसीजंस लेंगे। हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होंगे। जब हमारी लाइफ में पहाड़ गिरेगा, पत्थर गिरेगा, तो हमारे पास 25 पर्सपेक्टिव होंगे समझने के कि इस पत्थर को माइन ही कर लेते हैं यार, इससे ही प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये पत्थर गिरा ये एक्चुअली बुरी चीज है या सही चीज है। एक ही पर्सपेक्टिव डार्क बाइनरीज में जो फंसे हैं उनके चौराहे रहेंगे लाइफ में, क्योंकि उनको सिखाया जा रहा है सिर्फ दो तरीकों से सोचने से। अभी यहाँ पे क्या है, किसी का डिवोर्स हुआ, आपको क्या सिखाया गया, मैरिज इज एक्चुअली स्कैरी। हम डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करने के उसमें चले गए। इसको क्रिटिकल थिंकिंग से देखते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे क्रिकेटर भाई साहब हैं, इनका डिवोर्स हुआ है। टेम्पलेट्स कौन से एक्टिवेट होती है या पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है बेस्ड ऑन स्टोरी क्या चल रही है। आप इस चीज देखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पहले एक एसोसिएटिव थॉट आता है। हाँ यार, अगर क्रिकेटर है, अगर या फिर फेमस 3 क्रिकेटर हैं या 2 क्रिकेटरों की स्टोरी में अपने दिमाग में ये बांध के बैठा हूं, उसको हम यूज करेंगे एज बेस और उस बेस से इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि इस शादी में भी यही हुआ होगा। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हमारे ऑलरेडी अवेलेबल डेटा हमारे पास क्या है, हम उसी में से इन्फर कर सकते हैं। यहां पे जितने लोग भी नीचे ऑलरेडी थिंकिंग, कॉग्निटिव साइंसेस, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, क्या ये बेसियन रीजनिंग के अंदर आता है या नहीं आता? ये आपका क्वेश्चन है आज का। नई नई चीजें करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप गूगल में जाएं, सबको आंसर करना है जिनको आता है और या फिर जिनको दिखाना है कि हमें पता है भाई। ओके, पहला एसोसिएटिवली हमारे सबके साथ ये होता है। दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा कम कॉग्निटिव एनर्जी यूज करके कंक्लूजन्स पैदा करना चाहता है, जिससे कि हमें यार सोचना ज्यादा ना पड़े। तो सबसे पहला जो थॉट होता है, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो कि आपको हिंदुइज्म में भी सिखाया गया है, फिलोसॉफिकली अगर इसको देखा जाए कि मैं को अपने से दूर कर पाओ। अगर जो तुम बीइंग हो और जो आइडेंटिटी है, अगर तुम उससे एक डिस्टेंस पा पाओ, तो ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि मैंने ये सोचा क्यों। इसे मेटाकॉग्निशन कह सकते हो। आपकी नजर जाती है ऑटोमेटिकली कि कहां से आया, वहीं से आपको पता चलेगा या एसोसिएटिव थिंकिंग से आया, पुराने एग्जांपल से आया, क्योंकि उस एक्टर के साथ हुआ है या उस क्रिकेटर के साथ हुआ है और उस पर भी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, वहां पर भी आपने ऐसे ही मान लिया। दूसरी चीज क्या होती है, सोशल लर्निंग। हमें सटल मैसेजेस दिए जाते हैं, सटल क्यूज दिए जाते हैं जो कि हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। 2 फैक्ट्स हैं, एक है 2 लोगों की मे बी रूमर्स टू बी ट्रू, शायद इनका डिवोर्स हो रहा है। दूसरा नीचे क्या है, एक खतरनाक जजमेंट। 2 कंप्लीट सेपरेट इंडिविजुअल जिनकी कहानी हमें कुछ नहीं पता, क्या हुआ इनकी जिंदगी में, क्या शादी थी, क्या जो भी था, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने क्या यूज किया, फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या है, शादी। तो उनकी शादी टूटी, शादी वर्ड को हमने यूज किया और फिर हम जनरल अब शादी को अटैक कर रहे हैं। जब हम कुछ न्यूज सुनते हैं तो हमें कुछ क्यूज मिलते हैं और कुछ क्यूज क्या करते हैं, हमारे दिमाग में पूरे पूरे एक स्कीमा एक्टिवेट करते हैं। तो डिवोर्स एक पर्टिकुलर वे ऑफ आपने सोच रखा है, वो स्कीमा है, वो एक्टिवेट कर देगा। तो एक चीज एक्टिवेट होती है वो रिलेटेड टू दैट, उस टॉपिक के वो क्यू, जितने भी नोड्स हैं, समझ लो एक तरह कंप्लीटली हम कंप्यूटर की तरह ही हमारा दिमाग है, वो सारे नोड्स एक्टिवेट होते हैं। सो डिवोर्स से आपके दिमाग में क्या हो सकता है, बिट्रेयल ऐड हुआ हो, शादियां खराब हो गई हैं, अरे मुझे डर और लग रहा है, अरे भाई मेरे साथ भी होगा। तो आपका एक चीज समझो, नोट्स के साथ क्या एक्टिवेशन हुआ, हाई इमोशनल अराउजल। आप इमोशनली सडनली सोचने लग गए ज्यादा, बट एक सेकंड में विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स आप सोचने लगे यहाँ पे कोई धोखा दिया होगा। नाउ अगर आप लड़की हैं तब आप हो सकता है सोचेंगे लड़के ने किया है, क्योंकि यहाँ पे आप इन ग्रुप आउट ग्रुप आ गया। अगर आप लड़के हैं तो आप सोचेंगे लड़की ने धोखा दिया है, अरे वो करोड़पति है, वो एलिमोनी ले लेगी। लड़की सोचेगी भाई हम शादी करते हैं, लेकिन भाई लड़के जो रिसोर्सफुल होते हैं ये कभी लॉयल नहीं रह पाते, इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे इमोशंस को या हमारा जो नोट पूरा स्कीमा एक्टिवेट हुआ है उसमें जितने भी बायसेस हैं उनको कंफर्म करने के लिए हम कंटेंट ढूंढते हैं, या फिर लाइक्स पाने के चक्कर में ऑलरेडी अब मीम पेजेस एंड ये सब बन चुके हैं जो मास लेवल में आपको कंफर्मेशन बायस भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इमोशनल एक्टिवेशन में ये फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में एक्टिवेट हुआ है, आप नेगेटिवली सोच रहे हो उसके बारे में, आपके अंदर डर है, तो इस डर पे हमें लाइक मिल जाएगा, फॉलो मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस डर को कंफर्म कर देता हूं, इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम्स और ये सब क्या कर रही हैं, एको चेंबर क्रिएट कर रही हैं, जहां पे हम जो भी बायसेस हैं, जैसे भी मैं सोचता हूं, अगर मैं लेट्स से रिपब्लिकन हूं तो मेरे को जितने मेरे बायसेस कंफर्म करने होंगे वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम मेरे लिए वो बना देगी एको चेंबर, जहां पे मैं सिर्फ वही कंटेंट देख रहा हूं। फिर मैं ग्रुप भी ज्वाइन कर लूंगा उसके ऊपर, जहां पे मैं सिर्फ उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं जो एक दूसरे के कंफर्म करते हैं बायसेस। सो मेरे बायसेस और भयंकर लेवल पे कंफर्म हो जाते हैं और मैं काइंड ऑफ फंस जाता हूं खड़ंचों में, बॉक्सेस में। इसको कहते हैं पोलराइजेशन।
आज की समाज भारी मात्रा में खतरनाक लेवल पे पोलराइज सोसाइटी में जी रहा है, जहां पे हम इंडिपेंडेंटली आराम से रीजनिंग से सोच ही नहीं पाते, जहां पे हमारा हो सकता है हर ओपिनियन हर इश्यू में डिफरेंट होगा फ्रॉम अनदर। यानी कि मैरिज के ही 10 मैरिज एग्जांपल्स में आप कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियंस दोगे। लेकिन ऐसे ही जहां पे जो भी फंसा हुआ है कंफर्मेशन बायसेस में, वो 10 की 10 में सिर्फ एक ही आप दूर से बता पाओगे क्या बोलेगा। इतना प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि इमोशनल रिस्पॉन्सेस सिर्फ ह्यूरिस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं। यहां पे आप एक चीज देखो, हल्की सी फियर मॉन्गरिंग दिख रही है आपको। लास्ट पॉइंट आता है लार्जली डिवोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि हर चीज के बारे में भाई ढंग से पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करो तो वो बेटर है। डिवोर्स में पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है उसके हिसाब से डिवोर्स केस बाय केस चेंज होता रहता है। जैसे मैंने कहा 10 की 10 केसेस में एक्चुअली ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। जो इंसान नुआंस सेंटर कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी सेंटर कर रहा है, जो कि हमारा होना चाहिए। या तो ओपिनियन रखो ही मत, या को मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मुझसे कल मैंने फायर क्रैकर्स वाला वो डाला था वीडियो, उसमें किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि वुड यू सपोर्ट द बैन ऑफ फायर क्रैकर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't have an opinion. I'm talking about climate change in that video. पटाखे regardless बैन करना है बैन करो, I don't care. जब तुम दूर होते हो चीजों से और चीजों को तुम देख पाते हो, तब तुम क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, सिचुएशन मैटर करती है, पर्सनालिटी मैटर करता है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स तुम सडनली कंसिडर करने लग जाते हो। लोग कौन थे, इनकी सिचुएशन क्या थी, हुआ क्या, इन्वेस्टिगेटिव दिमाग स्टार्ट होता है। ये रीजनिंग बेस्ड दिमाग है। सो इस केस में अगर हम बात करें भाई हुआ क्या, बहुत ब्रॉडली अगर बात करें, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं, सिचुएशन चेंजेस कंसिडरेबली बिकॉज नाउ वी हैव रिसर्च काफी चीजों पे। सो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है, वन ऑफ द फैक्टर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा के होते हैं बच्चों के लिए डिवोर्सेस ऑफ पेरेंट्स। ये डेटा हमारे पास है। सो ये एक एम्पेरिकल डेटा हम इसमें पुट कर सकते हैं। जितने भी माँ बापों का लेट्स से डिवोर्स हो रहा है और अगर छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, यानी कि 7, 8, 5, 6, तो सेपरेशन पहली चीज उसका नेचर क्या है मैटर करता है। यहां पे भी नुआंस आ जाता है। क्या लड़ाई झगड़ा था, बहुत एग्रेशन था घर के अंदर, बहुत मनमुटाव था, मैनिपुलेशन था, पेरेंट्स बच्चों को साइड चुनने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि साइड चुनो, पेरेंट्स बच्चों के सामने दूसरे पेरेंट को विलेनाइज कर रहे हैं। ये सब टॉक्सिक बिहेवियर आ जाए तो और आपने पर खच्चे ही उड़ा दिए। आप बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे ही दोगे, क्योंकि वो बच्चा उस चीज को स्कीमा में बिठा ही नहीं पाएगा कि मेरा माँ बाप जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आप एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्कीमा उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि ये विलन है। अनलेस अर्न किया है किसी पिता ने या माता ने सेपरेटली, वो एक अलग चीज हो गई। अगर बच्चा इन्वॉल्व है और अगर घर में एक्चुअल में खूबसूरत घर आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि देखो बच्चे, मैं पापा हूं, ये मम्मी है, हम तब भी साथ में मिलेंगे, मैं तुम्हें रोज मिलूंगा, चाहे जितना भी मेरे को मिल पाए, जो भी परमिशन मिले मैं मिलना चाहूंगा। माता को चाहे नफरत भी हो दिमाग से, बच्चे के सामने कभी अगर ना दिखाए कि मेरे को नफरत है, वो कहेंगे नहीं तुम्हारा पिता बेटा पिता है। पिता माँ की अथॉरिटी हमेशा सपोर्ट करे बच्चे के सामने, कभी बच्चे के सामने माता को अंडरमाइन ना करे। तो ये सब चीजें अगर आप अग्रीमेंट कर सकते हो कि भाई इवन तो हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बच्चे के सामने कभी दिखाएंगे नहीं, बच्चे के सामने हम फ्रेंडली रहेंगे, बच्चे को जितना भी इंपैक्ट है नेगेटिव अगर हम वो मिनिमाइज या निगेट कर सकते हैं एंटायरली, ये भी पॉसिबल है। तो अब यहां पे आती है नेगोशिएशन। सो अगर डिवोर्स ऐसे हो रहे हैं जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 पार्टीज अगर इन्वॉल्व हैं या 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वेलबींग दोनों की किस में इंक्रीज हो रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब तक आप डिवोर्स को ऐसे नहीं देखोगे, मैरिज ऐसी चीज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ये भी एक डरावना ख्याल है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी जिसे कहते हैं। रिजिडिटी नुआंस का, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का डायरेक्ट ऑपोजिट है। यानी कि बाइनरी सत्य हैं, ये नहीं होनी चाहिए लाइफ। टाओइज्म, हिंदू फिलॉसफी, आप अटैच कर ही नहीं सकते अपने आप को कि ऐसे यही होता है सब कुछ। पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन थिंग्स मैटर अ लॉट। बहुत सारी खराब चीजें आप देखोगे, कई लोग बहुत ही स्ट्रांगली डील कर पा रहे होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक से डील कर पाते हैं। आप उनमें ही पाओगे एक्चुअली रिजिडिटी बहुत कम है उनके अंदर। रिजिड ख्याल क्या होता है, मेरा अगर ब्रेकअप हो रहा है तो भाई ये सब कुछ था, ये रिजिड ख्याल है। बट अगर एक इंसान कह रहा है कि ठीक है यार, उसकी भी जिंदगी मेरी भी जिंदगी है, मेरे लाइफ में 5 चीजें और हैं, मेरी लाइफ में 500 चीजें और हैं जो ये बोलने वाला है, तो बताओ वो कौन मूव ऑन जल्दी करेगा, कौन खुश 3 महीने में ऑलरेडी होगा वापस। वो जो कह रहा है ये मेरी जिंदगी में सब कुछ है, ये जारी, अब कुछ नहीं बचा, या फिर वो कह रहा है भाई मेरी जिंदगी में 500 चीजें हैं यार, वो भी अच्छी थी या अच्छा था, बट ठीक है यार मैं जी लूंगा, मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने को, और भाई कल किसने देखा है तो मैं नेगेटिवली क्यों देखूं उसको। तो वापस आते हैं, एक घर जहां पे 2 लोग हैं और 2 लोग कह रहे हैं कि भाई इस घर के अंदर हम दोनों की मेंटल वेलबींग धज्जियां उड़ रही हैं, जिसे कहते हैं घर के अंदर डिप्रेशन है, घर ऐसा है एनवायरमेंट, तो उसमें बेहतर है कि वो दोनों अगर 1 किलोमीटर भी अगर दूर हो जाते हैं तो उनकी अगर वेलबींग ऊपर हो जा रही है तो बेटर है वो 1 किलोमीटर दूर रहें। और एक बात समझना, यही है एडजस्टेबिलिटी। मे बी डिवोर्स की भी जरूरत नहीं है, मे बी अगर आप दूर रह पा रहे हो हल्का सा तो भाई वो मैरिज वर्क कर रही है।
और वापस आप 1 साल में हो सकता है थेरेपी में जाते हो, दोनों मिलके काउंसलिंग में जाते हो, सेपरेटली हो सकता है आपके कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हो, पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है आपको पता नहीं था आपके डिसऑर्डर्स थे जिसकी वजह से वो क्लैश हो रहा था। आप सेपरेटली जाते हो, आप ग्रो करते हो एज पीपल, एंड देन मे बी 1 साल बाद यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर अगेन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, बट इनके लिए क्या चाहिए? हाई अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप malleable हो टू अ रेंज ऑफ कंप्लीटली न्यू सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिजिडिटी। ये हो ही नहीं सकता, तुम तो ऐसे ही रहोगे, शादी ऐसी होती है। नहीं भाई, शादी इज हाउ यू मेक इट वर्क। सेंट्रल पॉइंट है लॉन्ग टर्म वेलबींग ऊपर होनी चाहिए। सो अगर कुछ लोग इररिकंसाइलेबल कह रहे हैं कि भाई हमारे डिफरेंसेस है, हम रह ही नहीं सकते, तो बेटर है कि आप दूर रहो। वहीं पे जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो? डिवोर्स ऑफ कोर्स लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, विदाउट अ डाउट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि दिल टूटते हैं 3 लोगों के। लेकिन अगर 2 लोगों का नहीं वर्क कर रहा, तो ऐसे मैरिज को लेके वो करना, जैसे कि मैरिज का मतलब है कि ये कोई ऐसी रिजिड चीज है जिंदगी में जो गले पे अगर पड़ गई तो खूबसूरती होनी चाहिए, और अगर खराब है तो आप फंस गए। ये सब मत करो भाई। इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें नहीं पता कौन इंसान की चाइल्डहुड में क्या हुआ है, कौन इंसान न्यूरोलॉजिकली किस चीज से सफर कर रहा है। किसी को न्यूरो डेवलपमेंटल हो सकता है डिसऑर्डर हो, कोई हो सकता है भाई ट्रॉमा लेके चल रहा हो। तुम्हें कुछ नहीं पता किसी इंसान का। कोई इंसान हो सकता है मैच्योर ही नहीं हुआ अभी, किसी इंसान शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि नॉर्म्स की वजह से या फिर उसके परिवार की वजह से एक्चुअली वो प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हमें नहीं पता। अगर आप ऐसी थिंकिंग लेके चलोगे तो आपके दिमाग में रिजिड थॉट यही आएगा कि ये तो अंत हो रहा है मेरी जिंदगी का। बट असली में क्या है? तुम जैसे सांस ले रहे थे वैसे सांस ले रहे हो। तुम्हारी जिंदगी जितनी तुम्हारे कंट्रोल में थी अभी भी है, और अगर तुम ढंग से नेगोशिएट कर पाओ तो भाई तुम एलिमोनी इन सब चीजों से बच सकते हो। बट अब आता है पॉइंट दिमाग का। इमोशंस में खेलोगे, हो सकता है चीजें सत्यानाश फेल दो। अगर टोटल दिमाग पे आ जाते हो और तुम स्टडी करते हो बिहेवियर, और तुम एक्शन आते हो कि हाँ भाई अब नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं, मैं रिकॉग्नाइज करता हूं इस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कहां से आ रहा है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, कितनी अल्ट्रुइज्म है इस इंसान के अंदर, कितनी साइकोपैथी है, उस हिसाब से आओ। प्रैक्टिकल मोड में आते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पॉइंट एट द एंड आता है कि एट एनी पॉइंट मेरे को अपनी मेंटल वेलबींग, सब्जेक्टिव वेलबींग, अपनी वेलबींग इंक्रीज करनी है लॉन्ग टर्म में। गेम ये है। अगर डिवोर्स हो जा रहा है, आप हार नहीं गए, इसको लांछन की तरह मत देखो, जिंदगी है। हो सकता है किसी का 35 में डिवोर्स हो और भाई इंसान, आप सब कह रहे हो अरे भाई क्या हो गया, हो सकता है 48 में उस इंसान को जिससे वापस प्यार हो किसी और एक इंसान से, और वो इंसान उसके लिए इतना बढ़िया हो, दोनों इतने खुशी से रहे और वो 80 तक जिए, उसके बाद 90 तक जिए, क्योंकि वो दूसरे से इतने खुश थे एक दूसरे के साथ। अभी अगर वो इसी शादी में पड़ा रहता तो उसको वो इंसान कभी मिलता ही नहीं, और हो सकता है इस शादी में इंसान 60 में मर जाता या 50 में हार्ट अटैक से मर जाता, क्योंकि वो डिप्रेशन में जी रहा था। मेरी बात समझ रहे हो भाई? पॉइंट क्या है जिंदगी में जीने का? मैं अपनी इंडिविजुअल फिटनेस एंड अपनी फैमिली की वेलबींग, अपने बच्चों की वेलबींग, इनके ठेका ले पाऊं और भाई एग्जीक्यूट कर पाऊं अलग लेवल पे। तो मुझे मास्टर नेगोशिएटर बनना है। मास्टर नेगोशिएटर के लिए आपको पर्सपेक्टिव वाला इंसान बनना है। परेशानी आती है तो आप पहले थोड़ा सा हिलते हो क्योंकि परेशानी है, फिर आप कहते हो कि भाई इस परेशानी से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकते हैं। लॉस असेसमेंट क्या है? ओके, कुछ भी रिजिड नहीं है। आज अगर लग रहा है हार गए, मे भी हारे भी नहीं है, मे भी नेगोशिएट करके चेंज कर सकता हूं मैं सिचुएशन को। कल मे भी भाई 1 साल बाद वापस ले आए, और भाई जब 10 साल बाद शादी में खुश वापस हो गए और पलट के हम देख रहे हैं तो हमें याद आ रहा है, याद है एक टाइम पे हम लोग 1 साल के लिए अलग अलग रहे थे। भाई इन लोगों की लाइफ में ये स्टोरीज होती हैं, इसलिए कहता हूं पर्सपेक्टिव्स एक्विजिशन बहुत खूबसूरत चीज होती है। चीजों को ट्यूमनाइज करना बंद करो। इमोशनली खतरा अगर फील हो रहा है कि अरे ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हटो, वापस हिंदुइज्म पे आओ, मेडिटेटिव स्टांस पे बैठो, और भाई अपने आप को चाहो, कोशिश करो मेटाकॉग्निशन की प्राप्ति के। अपने शरीर से निकल के, जो तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाए वो सब भाई हिंदुइज्म में से ही है। वो अपने से निकल के अगर आत्म रूप में अपने आप को देख सकते हो, अपने एक्सिस्टेंस को देख सकते हो, तो तुम अपने जीवन के साथ खेल सकते हो। इसे कहते हैं फ्री विल, वरना तुम जेनेटिक्स के ही गुलाम रहोगे। इसलिए जो डिटर्मिनिज्म का भी आर्गुमेंट है ना, टू अ ग्रेट डिग्री, वो भी बहुत सॉलिड आर्गुमेंट है। तुम्हें पता ही नहीं जब तुम किन बेस अर्जेस के या किन बेस टेंडेंसीज पे एक्ट कर रहे हो, तो तुम गुलाम हो अपने जेनेटिक्स के, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बायोलॉजी के। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। बट अगर तुम निकल पाते हो और देख पाते हो कि ओ ये है मेरे बेस रेट्स चीजों के, ये है मेरी बेस जेनेटिक, जितनी भी मेरी ऑक्यूपाइंग औकात है, ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ खेलते कितना है। वहां तुम सडनली आए अब वाटर वाली फिलॉसफी में, जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, बी लाइक वाटर। रिजिडिटी का ऑपोजिट है वाटर। अब मैं इस जीवन को एक आत्म के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, तो भाई देखते कितना लंबा ले आ सकते हैं। इस शरीर को भी प्रिजर्व करना है, इसलिए एक्सरसाइज करना है। इस शरीर को भी खूबसूरत बनाना है, इसलिए इसके दिमाग पे काम करना है। लेकिन भाई ये दिमाग भी लिमिटेड है, इसको उजागर करना है, इसको खतरनाक बनाना है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से दूर रहो। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए बहुत खूबसूरत चीज है, उसको अडॉप्ट करो, खूब पढ़ो,
खूब खाना दो और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत लगा के काम करो, क्योंकि ताकतवर बनने से रिसोर्सेज आते हैं। रिसोर्सेज मानो या ना मानो, एनी डे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है नेगोशिएट बेटर करने की। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे साइट करेंगे, लेकिन बहुत पावरफुल लोगों के भी लग जाते हैं। मैं वहां पे कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं पावरफुल लोगों के लग नहीं सकते, मैं कह रहा हूं पावरफुल नेगोशिएटर के लगने बहुत मुश्किल है। एक्सट्रीम में नहीं जाते, मैं कह रहा हूं इन मोस्ट या फिर बहुत ज्यादा मेजोरिटी केसेस में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग वो है। आप रिसोर्सफुल भी हो, स्ट्रांग भी हो, लेकिन आप खेलते हो गेम जहां पे आप अटैच नहीं हो चीजों से, जो आपको हिंदू धर्म सिखा रहा है। अटैच मत हो, खेलने आए हो तुम, सांस लेने आए हो, एक्सपीरियंस करने आए हो, जियो जियो।